जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोहित यादव सर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमारे चैनल पर अर्थमेटिक कंपटीशन के अर्थमेटिक मैथ के लिए गोविंद सर के द्वारा क्लासें ली जा रही हैं। टेक्निकल मैथ की क्लासें डीपी सर के द्वारा ली जा रही हैं। रीजनिंग की क्लासें जितेंद्र सर के द्वारा ली जा रही हैं और इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस हमारे मंगल सर के द्वारा ली जा रही हैं। 10th क्लास के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, अगर आप सभी के समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके यही करने से हमारे अंदर जोश आएगा। अगर आप हमारे अंदर जोश उत्पन्न करेंगे तो हम और अच्छा कंटेंट देंगे आपको, और आपको बिल्कुल फ्री में यह चीज़ें मिल जाए, अच्छा कंटेंट मिल जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इसलिए मैं यह गुजारिश करूँगा आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें। तो कल हमने केमिस्ट्री में पढ़ाया था, तो उसी से आगे बढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री में पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि आपको 1 से 30 तक के जो तत्व होते हैं उनके संकेत और परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, और परमाणु भार भी पता होना चाहिए। लेकिन पता करने के लिए कहाँ से पता करें, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे ही यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो सौरभ सर के द्वारा बेहतरीन ट्रिक के साथ उन्हें याद करने का तरीका बताया गया है, उन्हें अच्छे तरीके से कैसे निकालना है ट्रिक के साथ बताया गया है। तो उस वीडियो को अवश्य देखें, जिसमें 1 से लेकर 30 तक के जितने भी तत्व होते हैं उनके संकेत भी लिखे हुए हैं, परमाणु क्रमांक भी लिखे हुए हैं और परमाणु भार भी लिखा हुआ है। उनका पता होना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ से आगे अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारी क्लास है क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। और मैंने कल आप सभी को बताया था कि जो रसायन विज्ञान है उसके जनक किसे कहा जाता है। तो अगर आप सभी को पता है, और जो भी वीडियो देख रहे होंगे, मुझे पता है मुझसे छोटे होंगे, मेरे छोटे बहन भाई होंगे, यदि आपको वास्तव में हमारी क्लास देखी है, समझ में आया है, तो कमेंट बॉक्स में एक आंसर जरूर लिखें, रसायन विज्ञान के जनक कौन थे। इनके बारे में मैंने कल आपको बताया था। तो अगर आपने हमारी क्लास देखी है, अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो कमेंट बॉक्स में रसायन विज्ञान के जनक का नाम अवश्य लिखें। और देखो यहाँ से आगे हम अपनी क्लास शुरू करते हैं आज। तो देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, तत्वों के बारे में हमें पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में कितने तत्व होते हैं, तो देखो केमिस्ट्री में जो कुल तत्व होते हैं, कुल तत्वों की संख्या होती है 118। यानी जो हमारी केमिस्ट्री है उसमें जो तत्वों की संख्या है वह 118 है। अब इस 118 तत्वों में कुछ प्रकृति से पाए गए होंगे, कुछ हमने उन्हें मिलाकर कैसे ना कैसे बनाया होगा। तो हमें सिर्फ प्रकृति से पाए जाने वाले की संख्या है 98। प्रकृति यानी प्राकृतिक जो तत्व है, प्राकृतिक तत्व हैं 98। अब हमें पता है जब प्राकृतिक कह रहा है तो वह हमारी प्रकृति से पाए गए होंगे। तो प्राकृतिक तत्व कितने हैं, प्राकृतिक तत्व हैं 98। जब प्राकृतिक तत्व 98 हैं तो बाकी जो बचे होंगे वो हमारे द्वारा बनाए गए या निर्मित किए गए तत्व होंगे। तो जब 118 में से 98 घटाएंगे तो आप सभी जानते हैं 20 बचेंगे। अब देखो इन तत्वों में भी क्या होगा कि कुछ धातु होंगी, कुछ अधातु होंगी, कुछ उपधातु होंगी, ऐसी भी तो होंगे। ऐसा तो है नहीं कि टोटल 118 तत्व हैं तो सभी धातु हों या सभी अधातु हों या सभी उपधातु हों, उनमें भी कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी। तो तत्वों में जो धातुओं की संख्या है वह है 93 या 93 है, और जो अधातुओं की संख्या है, अधातुओं की संख्या जो है 18 है, और उपधातुओं की जो बची हुई संख्या है वो 7 है। क्योंकि टोटल 118 है। अगर टोटल 118 है तो इसमें से कुछ क्या होगा, देखो कुछ तो धातु होंगी, कुछ अधातु होंगी और कुछ होंगी उपधातु।
यही 3 होंगे। अगर हम इन तीनों को जोड़ें तभी तो 118 बनेंगे। तो अब हम इन्हें अलग अलग करके यहाँ पर लिखा देते हैं। देखो जब क्या है कि यहाँ से धातु जो होगा वो हो जाएगा 93 और धातुओं की संख्या 18 है, तो जो धातु बचे हैं वो 7। तो बस अब इन्हें हम एक लाइन बाय बाकायदा लिख देते हैं। देखो धातुओं की संख्या हो जाएगी 93 और धातुओं के बाद अधातु। तो देखो अधातु कितने हो गई, अधातु की संख्या हो जाएगी हमारी 18 और इसमें उपधातु भी होंगे। तो उपधातुओं की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी 7। यानी कि हमें पूरे 118 तत्वों के बारे में पता चल गया, जिसमें 93 यानी कि 93 जो है वो धातु है, 18 जो है वो उपधातु है, सॉरी धातु है, और 7 क्या है उपधातु है। अब इसी में देखो क्या है कि इन तत्वों में सर्वाधिक कौन सा क्या पाया जाता है, हमें उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम लिखते हैं देखो सबसे अधिक जो पाया जाता है वो है ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। और जो ये है एक उपलब्ध तत्व यानी ऑक्सीजन तत्व है। और अगर धातु की बात की जाए तो सबसे जो ज्यादा पाई जाती है वो है एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। तो लिखेंगे सर्वाधिक उपलब्ध तत्व। तो जो सर्वाधिक उपलब्ध तत्व होता है वह होता है ऑक्सीजन। ये पृथ्वी के लिए बातें की जा रही हैं। अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो हमें हाइड्रोजन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, हाइड्रोजन दिखाएगा। हाइड्रोजन जो हमारे वायुमंडल में गैसें जितनी भी होंगी उसी में जाकर गैसों के बारे में दिखाएगा हाइड्रोजन 75%। लेकिन यहाँ पर हम तो तत्वों की बातें कर रहे हैं, तो उन्हीं तत्वों में जो ऑक्सीजन है वो पृथ्वी की जो भूखंडी होती है इनमें पाई जाती है। और यह हमारे पृथ्वी के द्रव्यमान का, पृथ्वी का जितना भी द्रव्यमान होता है उसका 41% पाई जाती है। पृथ्वी का इतना बड़ा द्रव्यमान है, इतना बड़ा भार है, उसका 41% क्या पाया जाता है, पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए तो ऑक्सीजन पाई जाती है। अब इसी में हम आगे लिखेंगे देखो सबसे हल्का क्या हो, सबसे हल्का तत्व देखें हम, सबसे हल्का तत्व तो ये होता है हमारा हाइड्रोजन। इतना लिखेंगे, फिर इसके बाद ऊपर से साफ करके द्वारा से लिखाते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं साफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं। और देखो कुछ बच्चों के अभी मन में डाउट ये होगा कि इनसे हमें क्या फायदा है, इन चीजों से हमें क्या फायदा है। ये तो क्वेश्चन आंसरों में आने वाली नहीं है, लेकिन जब तक हमें बेसिक नॉलेज नहीं होगी तत्वों के बारे में या इनके बारे में, जब हमें बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये क्या है, कैसे आया, क्या हुआ। तो इसके बारे में हमें पहले नॉलेज का होना बहुत आवश्यक है। इनसे ही क्या होता है, पूरी केमिस्ट्री तत्वों के आधार पर, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरणों के आधार पर डटी हुई होती है। तो हमें इनका नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। अब हमने लिखा है अभी तक सबसे हल्का जो तत्व था वो हाइड्रोजन था, तो इससे आगे सबसे भारी, सबसे भारी तत्व, सबसे हल्का और सबसे भारी तत्व जो होगा वो होगा ऑस्मियस। सबसे भारी तत्व कौन सा है, ऑस्मियस है। और देखो सबसे भारी तत्व ऑस्मियस ही है। अब हमें क्या है, तत्वों के बारे में हमें पता चल गया, लेकिन तत्वों में ही हमने धातु भी पढ़ा था। धातु पढ़ने में ही क्या था कि धातुओं के साथ उपधातु भी पढ़ा था, सॉरी ऑस्मियस।
और अब सबसे हल्का जो धातु है तो वो है लिथियम। जो सबसे हल्की धातु है बेटा वो है लिथियम। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, जैसे कि देखो सॉरी, सबसे जो धातु है भारी वो है ओस्मियम है, और देखो सबसे हल्का जो धातु है वो लिथियम है। अब इसमें जो द्रव अवस्था में धातु पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो द्रव अवस्था में धातु पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वह होता है हमारा पारा और मरकरी। जो द्रव अवस्था में धातु पाए जाते हैं वो है कौन कौन से होते हैं? एक होता है पारा और एक होता है मरकरी। दोनों के बारे में लिखेंगे। द्रव अवस्था में धातु, एक होता है पारा और एक होता है मरकरी। जो द्रव अवस्था में धातु पाए जाते हैं एक पारा होता है, एक मरकरी होता है। अब देखो यह होने के बाद अब धातुओं के बारे में पढ़ना होगा। तो जो द्रव अवस्था में धातु पाई जाती है जिसे हम ब्रोमीन बोलते हैं, द्रव अवस्था में धातु, द्रव अवस्था में ब्रोमीन धातु पाई जाती है। अब हमें देखो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब इसके बाद जो हमारे तत्व हैं यानी धातु हैं तो उसमें कुछ विद्युत की सुचालक होंगी, कुछ चालक भी होंगी। तो हम सुचालकों के बारे में पढ़ेंगे जो वास्तव में बहुत अच्छे तरीके से करंट, तो विद्युत का सुचालक लिखेंगे। विद्युत की सुचालक धातु, तो ये हो जाएगा देखो Ag, Cu और Al। Ag को क्या बोलते हैं? Ag को बोला जाता है सिल्वर, Cu को बोला जाता है कॉपर और Al को बोला जाता है एल्यूमिनियम। अब ये कैसे होते हैं? तो आप सबने देखा होगा आपके घर पर जो वायरिंग होती है, जो भी तार होते हैं, या तो वो कॉपर के मिलेंगे या सिल्वर के मिलेंगे या फिर एल्यूमिनियम के मिलेंगे। तो वो किस लिए होता है? वह तार क्यों बनाए जाते हैं इनके? क्योंकि ये विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी कि इनमें से करंट बहुत तेजी से निकलता है, तो इस वजह से ये बनाई जाती हैं। अब यहाँ से आगे मैं साफ पढ़ता हूँ, मुझे उम्मीद है लिख लिया होगा। देखो जो विद्युत की सुचालक धातु थी हमने उनके बारे में पढ़ा, लेकिन विद्युत की सुचालक एक धातु भी है। अब वो है धातु क्या है तो हमें उसके बारे में भी पढ़ना होगा। तो विद्युत की सुचालक जो धातु है वो है ग्रेफाइट। लिखेंगे विद्युत की सुचालक धातु। तो विद्युत की सुचालक धातु क्या है? ग्रेफाइट। अब देखो कुछ ऐसा ही होता है, आप इसी में एक छोटी सी बेसिक नॉलेज, जैसे कि हमारे दांत होते हैं, तो जो हमारे दांत होते हैं वो किसके बने होते हैं ये सभी को पता होगा। लेकिन क्या है कि कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, जो मेरे छोटे बहन भाई पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ को पता होगा लेकिन कुछ को नहीं पता होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ जो हमारे दांत बने होते हैं, हमारे दांत होते हैं किसके होते हैं? ये होते हैं कैल्शियम के। हमारे जो दांत होते हैं वो कैल्शियम के होते हैं। हमारे जो दांत होते हैं वो कैल्शियम के होते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि अब हमें कुछ धातु और रह गई, जैसे क्रियाशील धातु है। तो जो सबसे क्रियाशील धातु होती है वो होती है सीजियम। सबसे क्रियाशील धातु कौन सी होती है? सीजियम। सबसे क्रियाशील धातु होती है वह होती है सीजियम।
और देखो क्रियाशील धातु के बारे में हमें पता चलेगा तो मैं इससे आगे सबसे क्रियाशील धातु ये है फ्लोरीन। देखो धातु क्या है, धातु है सीजियम, अरे मिस्टेक हो गई, सीजियम भी है, सही नहीं लिख पाया। जो सबसे क्रियाशील धातु है वह है सीजियम और जो सबसे क्रियाशील धातु है वह है फ्लोरीन। अब इतना नोट करेंगे, इतना नोट करने के बाद एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको निष्क्रिय गैसें के बारे में बताया जाएगा, कौन कौन सी निष्क्रिय गैसें होती हैं। तो उनका याद करने के लिए एक बेहतरीन सी ट्रिक है, उसके साथ आपको बताया जाएगा, जल्दी से इसे नोट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सबने लिख लिया होगा। देखो या तो हमसे कहे निष्क्रिय गैस या हमसे कहे अक्रिय गैस या हमसे कहे नोवेल गैस या फिर दुर्लभ, या फिर इसके बाद भी एक और होता है जो होती है दुर्लभ गैस। अगर इनके बारे में पूछता है तो अब हम कैसे बता पाएंगे कि ये निष्क्रिय है अक्रिय है, यानी गैसें हैं, सीधा सीधा हमें याद करना है उनके बारे में। लेकिन ये कौन कौन सी हैं हम भूल भी सकते हैं, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसका नाम है हिना आके जा रे। और देखो इससे कैसे पता चला हमें कि ये गैसें हैं, यानी हमें गैसों के बारे में बताना। अब इससे क्या पता चलेगा हमें कि कौन सी गैस का क्या नाम है, तो इससे थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, देखो हिना यानी H से आ रहा है तो ये हो गया हीलियम ना, तो एक गैस होती है नियोन, तो ये हो गया नियोन। आ से क्या है, तो क्या हो जाएगा आर्गन, का से हो जाएगा क्रिप्टोन, जा से हो जाएगा जेनोन, चाहे जेनोन लिखो चाहे जेनोन, तो मैं जेनोन लिख देता हूं जेनोन। और देखो रा से हो जाएगा रेडोन। ये हमारी क्या होती है, चाहे अक्रिय गैस कहे, चाहे निष्क्रिय गैस कहे, चाहे दुर्लभ गैस कहे या नोवेल गैस कहे। अगर इनके बारे में पूछता है तो हमें इन सभी गैसों के नाम लिखने होंगे। अब इन गैसों के जो नाम लिखने होंगे तो उन गैसों के नाम पता करने के लिए हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, हिना आके जा रे। हा से हीलियम, ना से नियोन, आ से आर्गन, का से क्रिप्टोन, जा से जिनोन, आर से रेडोन। अब इसके बाद क्या है कि कुछ ऐसे तत्व भी हैं हमारी प्रकृति में जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। अब वो कौन कौन से तत्व हैं तो उनके बारे में लिखते हैं। चाकू से काटे जाने वाले तत्व है, चाकू से काटे जाने वाले तत्व, यानी जितने भी तत्व हैं उनमें कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो देखो वो क्या है, उनमें नंबर 1 है लिथियम, नंबर 1 लिथियम, नंबर 2 सोडियम और नंबर 3 है पोटेशियम। ये क्या है, ये चाकू से काटे जाने वाले तत्व हैं। ये सभी हमारे क्या है, चाकू से काटे जाने वाले तत्व हैं। इसी में एक और रह जाता है। अब हमारा देखो जो कार्बन है, कार्बन क्या है तो यहाँ पर लिख देंगे कार्बन एक धातु है। यहाँ पर क्या है, हमें बेसिक सी नॉलेज ले रहे हैं तत्वों के बारे में। जैसे ही हम कार्बन और कार्बन के जो पदार्थ बनाएंगे वहां पर कार्बन की पूरी नॉलेज देंगे। यहाँ तो एक बेसिक नॉलेज ली जा रही है, तो उसमें बस इतना ही बताया जा रहा है कि कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है, कार्बन एक अधातु है। तो जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम साफ करते हैं।
मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। और देखो कार्बन के कुछ अवरूप होते हैं। अब कार्बन के अवरूप होते हैं, जो अवरूप होते हैं, तो कार्बन के जो अवरूप होते हैं वह होता है, एक तो होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। कार्बन के दो अवरूप होते हैं जिनमें एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। को लिखेंगे कार्बन के अवरूप। तो कार्बन के कितने अवरूप हैं? दो अवरूप हैं, एक तो है हीरा और एक क्या है? ग्रेफाइट। वैसे तो जो मेरे छोटे बहन भाई पढ़ रहे हैं उन सबको पता होगा, हीरा जो है एक सबसे कठोर धातु है। क्या है? सबसे कठोर धातु है। तो मैं इसके बारे में लिखता हूं, हीरा सबसे कठोर धातु है। देखो हीरा क्या है? हीरा एक सबसे कठोर धातु है। अब जो हीरा है, हीरो का अपवर्तनांक क्या होता है? तो अब इसके बारे में लिखेंगे, हीरा का अपवर्तनांक होता है देखो 2.42। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? 2.42 होता है। तो इतना नोट करेंगे, मैं जब तक इसमें एक डाल देता हूं। तो लिख लिया होगा सबने। अब हम साफ करते हैं। देखो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, अब हम उन्हें लिखते हैं। उन्हें लिखने के बाद आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करेंगे। कल इससे आगे कुछ आपके लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ फिर दोबारा से मिलेंगे। तो देखो वो पॉइंट क्या है? एक पॉइंट है उसमें जो हीरा होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। अगला पॉइंट है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। एक और अगला पॉइंट है, तो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? मुलायम होता है। ग्रेफाइट मुलायम होता है। एक और पॉइंट, तो ग्रेफाइट जो है अधातु होने के साथ भी होने के बाद भी चमकदार है। यानी कि अधातु चमकते नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ अपवाद में अधातु हैं, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होने के बाद भी चमकदार है। ये क्या है? एक अपवाद है। क्या है? एक अपवाद है। ऐसे ही आयोडीन, जो आयोडीन होता है वह भी अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होने के बाद भी वो क्या है? वह भी एक चमकदार है। अब आयोडीन का तो सबको पता होगा, जो हम नमक खाते हैं, नमक में आयोडीन की मात्राएं होती है। तो आयोडीन चमकदार है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को समझ में आया होगा। तो जो भी मेरे छोटे बहन भाई वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक कमेंट, अगर आप सभी एक एक कमेंट करते हो तो आपका एक कमेंट ही हमारे अंदर जोश भर देता है। तो कमेंट में जो भी हमारी कमियां हो गई हो, गलती से जो भी हुआ हो, उसको बताया करें। तो हम कोशिश करेंगे कि उसे सुधारेंगे और अच्छा आपके लिए कर पाएंगे। और आप अपना जो भी मत रखना चाहते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाया देना चाहिए, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वह भी हमें बता सकते हैं। कुछ समय बाद जैसे ही हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अपना
आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे तो उसमें आपको अपना टेलीग्राम चैनल देंगे, जिससे आप उसमें हम कुछ ना कुछ डाला करेंगे तो उन क्वेश्चनों के सवाल सॉल्व करके आप आंसर कमेंट में दिया करें, या कुछ भी व्हाट्सएप नंबर भी देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसे भी बना देंगे, जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है नहीं आ रहा है तो आप उस पर भेजें, हम उसे सॉल्व आपको जरूर कराएंगे। यानी आपकी छोटी से छोटी कमियों को भी दूर करने की जिम्मेदारी हमने ली है, और जो हमारी टीम है वो एक बेहतरीन टीम है, तो छोटी से छोटी कमियों को दूर करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। कंपटीशन में, जो कंपटीशन का दौर है उसमें भी क्या है कि जो हमारे साथी पढ़ रहे हैं, हमारे भाई पढ़ रहे हैं, उनमें जो शुरुआत कर रहे होते हैं या उन्हें रिवीजन की आवश्यकताएं होती हैं या कंटेंट अच्छा चाहिए होता है, तो उसके लिए भी हमारी टीम बेहतरीन कंटेंट के साथ आई है। रूपेंद्र सर के द्वारा मैथ पढ़ाया जा रहा है, जितेंद्र सर रीजनिंग की क्लासें लेंगे, और उसमें कुछ समय के बाद अभी जैसा चल रहा है मैथ और रीजनिंग की क्लासें चलती रहेंगी। आपकी पहले से मैथ की क्लासें चल रही हैं, अब उसमें रीजनिंग की क्लास भी जुड़ जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे तो हिंदी की क्लास भी आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे, उसमें हिंदी की क्लास भी आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। और जो मेरे भाई अब यहाँ तक रेलवे में पेपर देंगे, एनटीपीसी तक तो जो होना था वो हो गया, अब यहाँ से आगे जैसे रेलवे एएलपी के पेपर आएंगे, ग्रुप डी के पेपर आएंगे, तो उनके लिए साइंस की क्लास भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे। यानी धीरे धीरे जैसे आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे, हम आपके लिए तत्पर रहेंगे, धीरे धीरे हम आपके लिए आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।